बुढ़ापे में थोड़ा बहुत शेक करना और ये चीज़ें होना एक कॉमन साइन है एजिंग का। लेकिन इसमें पार्किंसंस में क्या होता है कि इवन इफ यू आर रेस्टिंग, आप रेस्ट पर भी हो तो भी आपका हाथ काँप रहा है या फिर पैर शेक कर रहा है, वो मोस्टली रेस्टिंग में होता है, तो इसको हम रेस्टिंग ट्रेमर भी कहते हैं। और जो आपका नॉर्मल ओल्ड एज में है दैट इज़ एसेंशियल ट्रेमर। तो पार्किंसंस में यूजुअली रेस्टिंग ट्रेमर ही होता है। ऐसा लगता है उनका बॉडी नेचुरली आगे लीन हो जाता है या फिर एक साइड लीन हो जाता है, जैसे उनके स्पाइन पे कोई इनविजिबल वेट रखा है। तो ये भी विद जैसे आपका डिसीज प्रोग्रेस हो रहा है दैट वुड डिटोरेट विद टाइम। हमारे सिर्फ ब्रेन पे असर करता है, बॉडी पर इसका और क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज या फिर जिन्होंने वेल वाटर बहुत टाइम से कंज्यूम किया है, या फिर वो लोग जो पेस्टिसाइड्स के उसमें काफ़ी रहे हैं, ब्रीच में ज़्यादा रहे हैं, जो आपका फर्टिलाइजर्स होता है, फर्टिलाइजर्स होता है, तो दे आर मोर प्रोन टू गेट पार्किंसंस। तो मतलब जो फार्मर्स हैं उनको भी ज़्यादा चांसेस है? बिल्कुल। तो एक रीसेंट केस स्टडीज़ में यही था कि जो फार्मर पे वो करी गई थी एंड दे फाउंड कि हाँ उनको पार्किंसंस हुआ है। ओके। अगर जिन लोगों के जूते जल्दी घिस रहे हैं तो पार्किंसंस का कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता है उस चीज़ से? बिल्कुल हो सकता है वो, और भी उसके साथ बहुत सारा चीज़ें होंगी, जैसे आपका वॉक स्लो हो गया है, बिल्कुल आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, आपका कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके साथ आपको यूजुअली और सिम्टम्स भी दिखेंगे। ये है 40 साल का और उनको पहले उनकी बॉडी में कांपने जैसी सेंसेशंस हो रही हैं या उनको फिर एंजाइटी हो रही है, बाकी जाके एंजाइटी के बाद उनको स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी कंडीशन भी आ रही है, तो ये पार्किंसंस की वजह से है, बाकी और फैक्टर्स भी हो सकते हैं इन्वॉल्व? पार्किंसंस में दो सिम्टम्स आपके होते हैं, नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं, मोटर सिम्टम्स होते हैं। तो हो सकता है कि नॉन मोटर सिम्टम्स कुछ पेशेंट्स में पहले आ जाए। तो ये क्या होते हैं नॉन मोटर और मोटर सिम्टम्स? नॉन मोटर मतलब लेटर्स हैं वो थोड़े शेकी हैं, मतलब प्रॉपर लेटर नहीं है, तो ये भी पार्किंसंस का सिम्टम होता है? इसको हम माइक्रोग्राफिया कहते हैं। ओके। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे आप पेशेंट लिख रहा है, वो लिखते लिखते हैंडराइटिंग बहुत छोटी हो जाएगी, वर्ड्स भिचे भिचे हो जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी हैंडराइटिंग में बहुत ड्रास्टिकली एक चेंज आया है, दैट कुड बी अर्ली कॉमन साइन ऑफ पार्किंसन। कई बार ये भी होता है मैम कि कुछ लोगों को ना बोलने में प्रॉब्लम होती है, स्पीच उनकी क्लियर नहीं हो पाती है या थोड़ी लड़खड़ाने लगती है, आवाज़ धीमी हो जाती है, ये सारी चीज़ें भी पार्किंसंस के। बताया कि मसल्स का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, तो आपका जॉ के मसल्स, आपका थ्रोट मसल्स, वो भी इम्पैक्ट होता है। तो वो इम्पैक्ट होता है तो आपका स्पीच में प्रॉब्लम आ जाती है, आपको कुछ गटकने में, स्वॉलिंग में, उसमें भी प्रॉब्लम। एक्चुअल में अगर एक बार पार्किंसंस हुआ तो बस व्हीलचेयर ही एक ऑप्शन? मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ व्हील चेयर आपका एक ऑप्शन बचा है। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। पार्किंसन का डायग्नोसिस ऐसा है बिकॉज सबको पता है कि प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, तो लोगों को लगता है कि अब तो मैं व्हील चेयर पे ही आ गया, बट ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा भी होता है कि पार्किंसंस की वजह से पेशेंट स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाए? 40 to 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें पार्किंसंस की वजह से डिप्रेशन हो रहा है और 30 to 40% में पार्किंसंस के पेशेंट में एंजाइटी भी पाई जाती है। हेलो, मैं हूं आपके साथ वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। एनबीटी लाइव के आज के हेल्थ पॉडकास्ट सेशन में हम एक ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। मैं बात कर रही हूँ पार्किंसन सिंड्रोम की। आखिर ये होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपका जो मूवमेंट है या आपकी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी है उसमें कुछ बदलाव आ रहा है और अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आज के सेशन में सारी चीज़ें कवर करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रज्ञाशा चौधरी। हेलो मैम, वेलकम टू एनबीटी लाइव। हेलो। सो डॉक्टर, जस्ट लाइक आई सेड कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम बात करेंगे पार्किंसन सिंड्रोम की। आखिर में होता क्या है और क्या क्या इसके मेन सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचानें, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि जब हम पार्किंसन सिंड्रोम की बात करते हैं तो आई एम श्योर बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो थोड़ा बताइए कि एक्चुअल में होता क्या है। पार्किंसंस आपका मेनली एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे दिमाग के उस हिस्से पर प्रभाव पड़ता है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसको हम सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। तो ये हमारा डोपामिन बनाता है।
अब डोपामिन का जो काम होता है वो ये होता है कि वो सिग्नल्स पास करता है टू आवर मसल्स, बट अब वो डोपामिन का जो केमिकल है वो बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह Okay. से मसल्स में रिजिडनेस आना, स्टिफनेस आना, शेकी होना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि पार्किंसंस आपका सिम्टम्स है। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि पार्किंसंस में डोपामिन बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट या जो भी चलना फिरना बोलने की चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि हमारे सिर्फ ब्रेन पे असर करता है, बॉडी पर इसका और क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, ब्रेन से हमारा सारा चीज़ें चल रहा है, जी। तो जब अब डोपामिन हमारा बनना बंद हो गया है, बॉडी पे हमारा मसल्स मूवमेंट ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारा बैलेंस नहीं बन पा रहा है, उसके अलावा हमारा स्पीच और नॉन मोटर्स हमारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, स्मेल आना बंद हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हमारे इसकी वजह से और होते हैं। ओके, मतलब सिर्फ आपके मूवमेंट ही नहीं बट आपका जो बाउल मूवमेंट है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, उन पर भी पार्किंसंस के कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो अगर डॉक्टर हम बात करें कि ये जो पार्किंसंस डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है? यूजुअली ये अबाउट 60 दिखता है, बट ज़रूरी नहीं है कि 60 प्लस में ही हो। बहुत बार कुछ लोगों को 30s और 40s, इवन 40s में हो जाता है, जिसको हम अर्ली ऑनसेट पार्किंसंस डिसीज बोलते हैं, विच इज़ रेयर, बट हाँ, देयर आर केसेस ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑल्सो। मैम, जैसे आपने बताया कि 60s के बाद होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 60s के बाद हो, 40s, अर्ली 40s में भी शुरू हो जाता है। तो क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पार्किंसंस इतनी जल्दी कुछ लोगों में प्रोग्रेस होता है? मोस्टली अगर आपका ये 40s में हो रहा है तो वहाँ देर आर फैक्टर्स कि आपका फैमिली हिस्ट्री है, तो आप मोर रिस्क पे हो वहाँ पर। ओके, सो या मोस्टली सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स ज़्यादा मैटर करते हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी कहीं ना कहीं कुछ रोल ये होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो हमें एग्जैक्ट रीज़न अभी तक किसी को नहीं पता है कि ये क्यों होता है। अभी रिसर्चर्स आर स्टिल गोइंग ऑन एग्जैक्ट कॉजेस पर, बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप देखो तो उसमें जेनेटिक नहीं है। कुछ केसेस में जेनेटिक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जेनेटिक नहीं है। बट अभी तक के रिसर्चेस में है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्लस सम जेनेटिक फैक्टर्स लीड टू इट। मैम, जब आप सिम्टम्स के बारे में बता रही थी तो आपने बताया था कि मूवमेंट थोड़ा शेकी हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता प्रॉपरली, और क्योंकि ये बीमारी है 60 के बाद ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। कई बार जो एजेड लोग होते हैं उनका एज की वजह से भी उनका मूवमेंट थोड़ा शेकी हो जाता है, या उनके चलने फिरने में बैलेंस उतना स्टेबल नहीं रहता। तो कैसे किया जाता है, कैसे डिफरेंस क्रिएट किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं वो पार्किंसंस की वजह से हैं और ये जो सिम्टम्स हैं वो इनकी एज की वजह से हो रहा है, एज का फैक्टर इन्वॉल्व है? और देखिए, बुढ़ापे में थोड़ा बहुत शेक करना और ये चीज़ें होना एक कॉमन साइन है एजिंग का। लेकिन इसमें पार्किंसंस में क्या होता है कि इवन इफ यू आर रेस्टिंग, आप रेस्ट पर भी हो तो भी आपका हाथ काँप रहा है या फिर पैर शेक कर रहा है, वो मोस्टली रेस्टिंग में होता है, तो इसको हम रेस्टिंग ट्रेमर भी कहते हैं। और जो आपका नॉर्मल ओल्ड एज में है दैट इज एसेंशियल ट्रेमर। तो पार्किंसंस में यूजुअली रेस्टिंग ट्रेमर ही होता है। तो ऐसे ही वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल एजिंग एंड पार्किंसंस की वजह से जो हो रहा है। ओके, मतलब बिना वजह अगर हाथ पैर कांप रहे हैं बिना किसी रीजन के, तो वो पार्किंसंस का सिम्टम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वो पार्किंसंस का सिम्टम हो सकता है। जरूरी नहीं हाथ कांपना हमेशा ही पार्किंसन का सिम्टम हो सकता है वो एंजाइटी इंड्यूस्ड आपका हाथ कांप रहे हैं, या फिर कैफीन के इंटेक से कांप रहे हैं, एजिंग की वजह से कांप रहे हैं। बट पार्किंसंस में रेस्टिंग मोमेंट में भी जब आप आराम से बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, बड़े रिलैक्स्ड हो, बट तब भी आपका ट्रेमर हो रहा है, ओके, तो यूजुअली वो एक साइड से स्टार्ट होता है, पूरी बॉडी में नहीं, एक साइड से स्टार्ट होगा। मे बी आपका अंगूठा कांपने लगेगा पहले, फिर हाथ में वो ट्रेमर आ जाएगा, तो इस टाइप से होता है। ऑल्सो मैम ना, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जब वो बैठे होते हैं तो उनका पैर शेक करने की हैबिट होती है, या वो हाथ शेक करते हैं, तो इसका भी कुछ पार्किंसन से रिलेशन है या सिर्फ ये हैबिट बेस्ड है? हैबिट भी हो सकती है। और मोस्टली हम बहुत बार नर्वस होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो हमारे हाथ पैर ऐसे करने लग जाते हैं, तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एंजाइटी टू। ओके मैम, आपने ना अभी एंजाइटी के बारे में बात की। अगर हम आजकल की अपनी लाइफस्टाइल देखें तो एंजाइटी की वजह से काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स बॉडी में देखने को मिल रहे हैं। बहुत से ऐसे जो मेडिकल कंडीशंस भी हैं वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हैं। अगर हम पार्किंसंस की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस की प्रॉब्लम रही है, तो क्या उनको पार्किंसंस सिंड्रोम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं?
देखिए इसका डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, बट हाँ, अगर आपको पार्किंसंस पे आप रिस्क पे हो तो एंजाइटी और स्ट्रेस आपको ट्रिगर कर सकता है उन सिम्टम्स को, एग्जिस्टिंग जो आपके सिम्टम्स हैं उनको वर्स कर सकता है। तो डायरेक्टली ऐसा लिंक नहीं है कि उसकी वजह से पार्किंसंस होगा, बट पार्किंसंस कैन गेट वर्स इफ यू हैव एंजाइटी एंड स्ट्रेस। अच्छा, अगर ऑलरेडी आपको स्ट्रेस एंजाइटी है तो पार्किंसंस और भी ज्यादा खराब हो सकता है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल। ओके कई बार ऐसा भी होता है मैम कि कुछ लोग ना जब हैंडराइटिंग लिखते हैं तो उनकी बहुत छोटी हैंडराइटिंग है या उनके जो लेटर्स हैं वो थोड़े शेकी हैं, मतलब प्रॉपर लेटर नहीं है, तो ये भी पार्किंसंस का सिम्टम होता है? इसको हम माइक्रोग्राफिया कहते हैं। ओके तो इसमें क्या होता है ना, जैसे आप पेशेंट लिख रहा है, वो लिखते लिखते हैंडराइटिंग बहुत छोटी हो जाएगी, वर्ड्स बिचे बिचे हो जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी हैंडराइटिंग में बहुत ड्रास्टिकली एक चेंज आया है, दैट कुड बी अर्ली कॉमन साइन ऑफ पार्किंसंस, जिसको यूजुअली इग्नोर कर दिया जाता है, बट दिस कुड बी अ साइन। मतलब शुरुआत से नहीं होता, शुरुआत से उनकी हैंडराइटिंग ठीक होती है, बट विद टाइम वो खराब होने लग जाती है। तो जब आपको लग रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा चेंज है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके कई बार ये भी होता है कि एज के साथ लोग चीज भूल भी जाते हैं, भूलने लगना शुरू हो जाता है। क्या पार्किंसंस का इसका भी कोई रिलेशन है, क्योंकि ये ब्रेन डिसऑर्डर है, तो भूलना या सही से नींद ना आना, ये सारे भी इसके सिम्टम्स हैं? नींद ना आना एक सिम्टम है जो पार्किंसंस में हो जाता है। ठीक है। मेमोरी प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हो। लेटर स्टेजेस में यूजुअली लोगों को कॉग्निटिव इश्यूज, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो जाता है। इसमें ये ध्यान देने की बात है कि पार्किंसंस डेमेंशिया नहीं है। हाँ, ट्रू। डेमेंशिया एंड पार्किंसंस अलग चीज़ें हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पार्किंसंस होगा तो डेमेंशिया भी होना है। मोस्ट ऑफ द लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल फील्ड में पार्किंसंस होने के बाद एक्टिव रहते हैं काफ़ी टाइम तक। इट डिपेंड्स ऑन देयर स्टेज ऑल्सो, बट हाँ, लेटर स्टेजेस में कॉग्निटिव इश्यूज थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर, जो डिमेंशिया और पार्किंसंस के सिम्टम्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं कभी? ओवरलैप करते हैं, बिकॉज कॉग्निटिव इश्यूज लेटर स्टेजेस में पार्किंसंस में भी आ जाते हैं। मेमोरी लॉस, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाना बहुत बार चीज़ों को, समझ नहीं आना, एक्सप्रेस नहीं कर पाना, तो ओवरलैप हो जाता है लेटर स्टेजेस में। बट डिमेंशिया में से ट्रेमर्स नहीं होते, तो कुछ सिम्टम्स हैं जो उनको डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब पर्टिकुलर ये नहीं है कि अगर आप चीजें भूल रहे हैं या जो डिमेंशिया के सिम्टम्स हैं कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन पार्किंसंस के भी कुछ अलग सिम्टम्स हैं, और वो आप जब आइडेंटिफाई करते हो तो समझ आता है कि हाँ, ये पार्किंसंस सिंड्रोम है। कई बार ये भी होता है मैम कि कुछ लोगों को ना बोलने में प्रॉब्लम होती है, स्पीच उनकी क्लियर नहीं हो पाती है, या थोड़ी लड़खड़ाने लगती है, आवाज़ धीमी हो जाती है, ये सारी चीज़ें भी पार्किंसंस के सिम्टम हैं? बिल्कुल, जैसे हमने बताया कि मसल्स का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, तो आपका जॉ के मसल्स, आपका थ्रोट मसल्स, वो भी इम्पैक्ट होता है। तो वो इम्पैक्ट होता है तो आपका स्पीच में प्रॉब्लम आ जाती है, आपको कुछ गटकने में, स्वॉलिंग में, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो घूंट लेने में अंदर, वो भी आपका एक प्रॉब्लम होता है। स्पीच आपकी मोनोटोनस हो जाती है, बहुत बार रोबोटिक साउंड भी पेशेंट का हो जाता है, तो अनक्लियर, अब क्लैरिटी नहीं रहेगी उनके वॉइस में, बहुत धीरे स्पीच हो जाएगी, बट विच कुड बी मैनेज्ड बाय योर स्पीच थेरेपी। तो वो मैनेजमेंट उसका पॉसिबल है बाय द यूज ऑफ डिफरेंट थेरेपीज। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो पार्किंसन सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं वो जितना ज़्यादा बात करेंगे, क्या उनकी स्पीच बेटर होगी? स्पीच बेटर के लिए तो स्पीच थेरेपी वुड बी बेस्ट, पर हाँ, बात करना वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम, क्योंकि उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ रहा है, उनका मेंटल स्टिमुलेशन हो रहा है व्हेन दे आर टॉकिंग टू द पीपल। तो इट्स नेसेसरी कि उनको अलग नहीं छोड़ देना है कि अगर उनको पार्किंसंस है तो उनको समझ नहीं आएगा या वो सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपकी बात समझ भी रहे हैं, वो कॉम्प्रिहेंड भी कर रहे हैं, मे बी दे कैन नॉट एक्सप्रेस यू उस तरीके से, बट दे कैन स्टिल लिसन एंड फील दोज थिंग्स। सो मैम, अभी आपने बताया कि जो पार्किंसन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनका स्पीच कैसे प्रॉपर किया जाता है, क्या क्या उनको चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, आपने थेरेपी की भी बात की। अब हम थोड़ा अगर और सिम्टम्स के बारे में बात करें, कई बार ये भी होता है कि पार्किंसन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं उनका बॉडी पॉस्चर बहुत ख़राब हो जाता है, आगे की तरफ लीन होते हैं, तो कैसे ख़राब होता है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? ये इनका एक कॉमन साइन है। ऐसा लगता है उनका बॉडी नेचुरली आगे लीन हो जाता है या फिर एक साइड लीन हो जाता है, जैसे उनके स्पाइन पे कोई इनविजिबल वेट रखा है। तो ये भी विद जैसे आपका डिसीज प्रोग्रेस हो रहा है, दैट वुड डिटेरियोरेट विद टाइम,
थोड़ा थोड़ा करके, बट इट कुड बी मैनेज बाय ओटी, फिजियोथेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो उससे इट कुड बी मैनेज बाय दीज थेरेपीज। मतलब जितने भी सिम्टम्स हैं कहीं ना कहीं उनको मैनेज किया जा सकता है, मैनेज किया और जा जरूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म वैसे सिम्टम रहेंगे। अगर आप प्रॉपर थेरेपीज लेते हैं, प्रॉपर चीजें करते हैं, तो पार्किंसंस को कंट्रोल किया जा, मतलब मैनेज तो किया जा सकता है, उनको डिले किया जाता है, कर सकते हैं, जो सिम्टम्स उनके को डिले कर symptoms सकते हैं। हैं। ओके। ऑल्सो मैम कई बार ये भी होता है कि जो पार्किंसन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनको, जैसे आपने पहले बताया था कि खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है, चूइंग में प्रॉब्लम होती है, ऐसे सिचुएशन में उनको कैसे सपोर्ट दिया जाता है? और सोलो थेरेपी होती है, तो उनका सोलो थेरेपी किया जाता है। बहुत बार सेमी सॉलिड फूड्स भी दिए जाते हैं व्हेन दे आर नॉट एबल टू च्यू अच्छे से, तो मोस्टली सोलो थेरेपी से काफ़ी हेल्प मिलता है, एंड देन दे आर एबल टू ईट द फूड। जितना भी मैम हमने सिम्टम्स के बारे में बात किया था, तो कहीं ना कहीं ये था कि वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हम कह सकते हैं कि उनका कंट्रोल नहीं रहता अपनी बॉडी पे। कई बार ऐसा भी होता है कि उनका इमोशंस वो प्रॉपर एक्सप्रेस ना कर पाएं या फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस ना कर पाएं, इन सारी चीज़ों में भी प्रॉब्लम आती है उनको। तो पार्किंसंस में क्या होता है ना, मास्क फेस होता है पेशेंट, मास्क फेस हो जाता है पेशेंट का, मीन्स एक्सप्रेशनलेस, जैसे हम फ्रीज फेस जिसको कहते हैं, पोकर फेस, कि हाँ, बिल्कुल आपको ब्लंट दिखेगा फेस पे, कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं दिख रहे हैं। दे कैन फील द थिंग्स, बट बिकॉज उनका मसल्स इतना स्टिफ हो गया है कि वो एक्सप्रेशंस उनके फेस पे आ ही नहीं रहे हैं। इवन इफ दे आर सैड, दे आर हैप्पी, दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट थ्रू देयर फेस। अंदर से वो अपना फील कर रहे हैं, तो मोस्टली लोगों को लगता है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वो कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं, या उनसे बात करने का फायदा क्या है जो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस ही नहीं आ रहे हैं। बट द थिंग इज दे कैन नॉट, इट्स नॉट इन देयर हैंड। वो उनका स्टिफनेस इतना है कि उनके फेशियल पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है। मैम लाइक यू सेड कि जो पार्किंसंस के पेशेंट्स होते हैं वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो बॉडी में और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं। हम ये बोलते हैं ना, जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें अंदर पाइल अप हो रही हैं, तो दैट इंक्रीज योर एंजाइटी और स्ट्रेस कि मेरे को तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास कोई बैठ ही नहीं रहा है, कोई मुझसे बात करने का ही ट्राई नहीं कर रहा है। तो हम कहते हैं कि उनके पास बैठो, उनसे नॉर्मली बात करो, यू डोंट हैव टू मेक देम फील लाइक कि आप बीमार हो, आप अलग हो हमसे, या फिर उन पे पिटी करना, सिंपैथी दिखाना। दे नीड योर एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। ट्रू। मतलब जितना आप उनके साथ वोकल रहेंगे और उनसे बार बार बात करते रहेंगे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जाके वो भी एक्सप्रेसिव एक पॉइंट पे हो जाएंगे। क्योंकि ये भी होता है ना कि अगर कोई इंसान हमसे बार बार एक चीज के बारे में बात करता है तो सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है। तो आई एम श्योर पार्किंसंस के पेशेंट्स में भी ये चीज थोड़ा वर्कआउट होती होगी। ऑल्सो मैम अगर हम थोड़े और सिम्टम्स के बारे में बात करें, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, बिना मेहनत किए, बिना कुछ काम किए, तो बार बार थकान महसूस होना। बाकी जो मेडिकल कंडीशन है उनका तो सिम्टम है ही, लेकिन जो पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं उनमें क्या कुछ और अलग सिम्टम दिखता है? फटीग एक अर्ली साइन है पार्किंसंस डिसीज का, जो यूजुअली इग्नोर किया जाता है बिकॉज वो डिप्रेशन में भी होता है, एंड वो आपका लो मोटिवेशन जो कि पार्किंसंस में हो जाता है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो फटीग, नॉर्मल फटीग होता है पार्किंसंस में स्टार्टिंग में, कि बहुत थकान हो रही है बॉडी में, कुछ काम करने में मन नहीं कर रहा है, काम हो ही नहीं पा रहा है, विच इज अ साइन ऑफ पार्किंसंस। जरूरी नहीं कि फटीग, एवरी फटीग इज अ साइन ऑफ पार्किंसंस, बट इट कुड बी अ साइन ऑफ पार्किंसंस डिसीज। क्योंकि बाकी साइंस भी हैं जो कहीं ना कहीं वो क्लियर कर देंगे कि पार्किंसंस है या नहीं है। बिल्कुल। अगर मैम हम कुछ केस स्टडीज की बात करें, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है 40 साल का और उनको पहले उनकी बॉडी में कांपने जैसी सेंसेशंस हो रही हैं, या उनको फिर एंजाइटी हो रही है, बाकी जाके एंजाइटी के बाद उनको स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी कंडीशन भी आ रही है, तो ये पार्किंसंस की वजह से है, बाकी और फैक्टर्स भी हो सकते हैं इन्वॉल्व? ये पार्किंसंस की वजह से भी हो सकता है। सी पार्किंसंस में दो सिम्टम्स आपके होते हैं, नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं, मोटर सिम्टम्स होते हैं। तो हो सकता है कि नॉन मोटर सिम्टम्स कुछ पेशेंट्स में पहले आ जाए। तो ये क्या होते हैं नॉन मोटर और मोटर सिम्टम्स? नॉन मोटर मतलब जो मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। जैसे आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन, आपका स्मेल का सेंस चले जाना, तो कुछ लोगों में नॉन मोटर सिम्टम्स पहले आते हैं, मोटर सिम्टम्स जैसे आपके ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ये बाद में आता है। तो हो सकता है कि पहले एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वाला चीजें आ रहा है, उसके बाद आपका मोटर सिम्टम्स आ रहा है। तो इट्स एंड कुछ केसेस में हो सकता है कि मोटर सिम्टम्स पहले आ रहे हैं, नॉन मोटर बाद में आ रहा है। तो इट्स टू वे।
कुछ भी हो सकता है, पहले कोई सिम्टम्स आ सकता है बाद में कोई। और पार्किंसंस को हम एक डिजाइनर डिसीज बोलते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज हर उसमें यूनिक सिम्टम्स होते हैं, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, कभी किसी में कोई सिम्टम होता है, किसी का कोई सिम्टम होता है, तो इट्स कॉल्ड अ डिजाइनर डिसीज। ओके, मतलब पेशेंट टू पेशेंट सिम्टम्स भी डिफर करते हैं और वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्शन भी अलग होता है पार्किंसंस के जो पेशेंट्स होते हैं। जी, वो तो सिम्टम्स पे बेस होता है कि कौन सा सिम्टम्स किसमें पहले हमें दिख रहा है, कौन सा पहले आ रहा है सिम्टम्स, तो उसके बेसिस पे ही वो सारा चीज़ें होता है। ओके मैम, शुरुआत में जब हम कॉजेस के बारे में बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि डोपामिन की कमी हो जाती है, तो अब जाके पार्किंसंस जो सिंड्रोम है वो देखने को बॉडी में मिलता है। सिर्फ डोपामिन ही एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है, या बाकी भी और फैक्टर्स हैं इसके लिए? और डोपामिन कम हो जाता है, ये तो कॉज है हमारा। ठीक है। डोपामिन क्यों कम होता है उस पर अभी भी हमने बताया कि रिसर्चर्स चल रहे हैं उस पर। और रिस्क फैक्टर्स हैं कि एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर इज एज, ठीक है, जो हमने बात करी। सेकेंड इज रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं दे आर मोर प्रोन टू हैव पार्किंसंस। ओके, वहाँ पर देर आर जो आपका वेल होता है उसके पानी पीने से बोलते हैं कि वो भी एक रिस्क फैक्टर है पार्किंसंस का। कुएं का पानी पीना, उसमें मेटल आपका ज़्यादा वो होता है विच इज़ हार्मफुल, एंड पार्किंसंस को जो कर सकता है। तो कुछ रिसेंट की स्टडीज आई हैं जिसमें देखा गया है कि जो पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज, या फिर जिन्होंने वेल वाटर बहुत टाइम से कंज्यूम किया है, या फिर वो लोग जो पेस्टिसाइड्स के उसमें काफ़ी रहे हैं, ब्रीच में ज़्यादा रहे हैं, जो आपका फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर्स होता है, तो दे आर मोर प्रोन टू गेट पार्किंसंस। तो मतलब जो फार्मर्स हैं उनको भी ज्यादा चांसेस है। बिल्कुल। तो एक रीसेंट केस स्टडीज में यही था कि जो फार्मर पे वो करी गई थी एंड दे फाउंड कि हाँ उनको पार्किंसंस हुआ है। ओके, तो दे आर मोर प्रोन टू गेट इट। ओके, मतलब गांव के जो लोग हैं, रूरल एरियाज के जो लोग हैं, उनको पार्किंसंस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और आपने काफी सारे फैक्टर्स भी बताए, कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, और कुएं का पानी जो है, आई थिंक ये बहुत हाईलाइट होकर चीज आएगी, बिकॉज जितने भी हमारी ऑडियंस है उनके लिए भी एक नया चीज आपने बताया कि कुएं के पानी भी कहीं ना कहीं एक रीजन है पार्किंसंस होने का। ऑल्सो डॉक्टर रिस्क फैक्टर, हाँ, मतलब रिस्क फैक्टर तो है कहीं ना कहीं। ओके, सो अब अगर हम बात करें कि रिस्क फैक्टर्स हमने सारे डिस्कस कर लिए और हमने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की भी बात की थी, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, और अगर उस व्यक्ति को पार्किंसंस भी है, तो मैनेज कैसे किया जाता है? सेम अप्रोच रहती है या कुछ मैनेजमेंट में भी आप अलग अप्रोच लेते हैं? मैनेजमेंट में तो आपका थेरेपीज होता है, जो साइकोथेरेपीज होता है, तो उनका साथ में हम CBT और बाकी साइकोथेरेपीज बेस्ड ऑन द सिम्टम ऑफ द पेशेंट वो करते हैं टू मैनेज देयर स्ट्रेस, देयर नेगेटिव थॉट्स एंड उनका एंजाइटी लेवल वो कम करने के लिए साथ में उनका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी चलता है। अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है तो डिप्रेशन एंजाइटी के लिए साइकियाट्रिक मेडिकेशंस चलता है अलॉन्ग विद योर न्यूरो का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ। ओके मैम, अगर किसी को फॉर एग्जांपल ब्रेन इंजरी है ऑलरेडी, या कोई फॉर एग्जांपल किसी का BP लो हो गया, वो गिर गया ज़मीन पे, या किसी को हार्ट अटैक आ गया, तुरंत गिर गया, तो उनके ब्रेन मतलब उनके हेड पे चोट आती है, तो अगर किसी को ब्रेन इंजरी है तो ब्रेन इंजरी कहीं ना कहीं आगे जाकर पार्किंसंस का रीज़न बन सकती है? TBI वाले, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले जो पेशेंट्स होते हैं दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू गेट पार्किंसंस। वो भी एक रिस्क पे होते हैं टू गेट इट। सो अगर मैम किसी को लग रहा है कि उसको पार्किंसंस हो रहा है, तो उनके पहले स्टेप्स क्या होने चाहिए? First step should be कि visit your neurologist as per का, get your examination done, clinical examination आप कराओ। आपको लग रहा है कि मेरे को ये सिम्टम्स होते हैं, वन टिप इज आप लिख के जाओ वो सारा चीज़ें कि these are the symptoms जो मेरे को हो रहे हैं अभी, और कब कब होते हैं, कौन कौन से टाइम पे होते हैं, कब वो बढ़ते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मेरे सिम्टम्स को बढ़ा रही है, ट्रिगर हो रहे हैं या फिर मेरे सिम्टम्स, तो आप वो लिख के जाओगे तो वो दैट वुड हेल्प द डॉक्टर आल्सो टू इवैल्यूएट इट। क्या स्मेल वगैरह से भी ट्रिगर होते हैं उनके सिम्टम्स? किसी परफ्यूम की हार्ड स्मेल है, या पेंट की स्मेल है, पेट्रोल की स्मेल है, इनसे भी ट्रिगर होते हैं? ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ओके, वन थिंग इज डोंट गूगल एवरीथिंग। पेशेंट्स यूजुअली ना उनको सिम्टम्स आ रहा है, जैसे वो देखेंगे कि ये सिम्टम्स बताए गए हैं एंड दे विल गूगल इट। तो गूगल आप जो भी सिम्टम बोलोगे कोई ना कोई आपको डिसीज दे देगा करके। तो
ये डेंजरस हो सकता है कि अगर आप सेल्फ डायग्नोसिस कर रहे हो या गूगल पे देख के चीज़ें कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप पहले स्पेशलाइजेशन वाला जो डॉक्टर है उनके पास जाओ एंड ओनली देन गेट अ डायग्नोसिस फ्रॉम देम। यस, सो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि कई बार ये भी होता है लोग गूगल करते हैं और उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी पे बिलीव कर लेते हैं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है, मिस इन्फॉर्मेशन एक्चुअली ज़्यादा है वहाँ पे, और हमारे पॉडकास्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू हमारी ऑडियंस तक पहुँचाएं। हम डायग्नोसिस पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो डॉक्टर जो पार्किंसन सिंड्रोम है उसका डायग्नोसिस कैसे, मतलब सिंगल टेस्ट से होता है या बाकी और भी टेस्ट होते हैं जिससे डायग्नोसिस किया जाता है? पार्किंसंस का कोई 100% कंफर्मेटरी एक सिंगल टेस्ट नहीं है, जैसे ब्लड टेस्ट की तरह नहीं है। यूजुअली ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेस पे ही किया जाता है जो न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। जैसे कि आपका चलने का तरीका देखना, आपके मूवमेंट्स देखना, मसल्स का स्टिफनेस क्या है, ट्रेमर्स, ये सारा चीज़ें आपका देख के वो फिर डायग्नोसिस बनाते हैं। कुछ जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उसमें आपका MRI, CT स्कैन्स ये भी होते हैं, बट मोस्टली क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के बेसिस पे करा जाता है। ओके, आपने ना सोशल मीडिया की बात की थी तो मुझे एक चीज़ याद आई कि जब मैं रिसर्च कर रही थी तो एक पोस्ट मिला था जिसमें बताया जा रहा था कि पार्किंसंस का जो डायग्नोसिस होता है, अगर आप 10 मिनट वॉक करें, उसके 10 सेकेंड के लिए वॉक करें, तो भी जो डॉक्टर है आपका वो पहचान लेता है कि आपको पार्किंसंस है या नहीं है। तो एक्चुअल में सिर्फ 10 सेकेंड वॉक से पता चल जाता है कि पेशेंट को पार्किंसंस है या नहीं है? नहीं, देखिए वॉक करवाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, 10 सेकंड करवा के देखते हैं, उसमें वो नोटिस करते हैं कि पेशेंट कैसे चल रहा है, वो पैर घिसरा के तो नहीं चल रहा है, उसका वॉक कम तो नहीं हो गया, पैर छोटे कदम तो नहीं ले रहा है, या फिर उसके हाथ स्विंग तो नहीं स्विंग होना बंद तो नहीं हो गए हैं। तो ये सिर्फ एक पार्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन का, डायग्नोसिस इसके बेस पे नहीं बनाया जाता है। तो दिस इज अ ऑब्जर्वेशन पार्ट कि 10 सेकंड वॉक करा के देखा जाता है, बट ये खाली एक ऐसी चीज नहीं कि इसके बेसिस पे ही आपको डायग्नोसिस दे दिया जाएगा। ओके मैम, आपने अभी बताया कि हम देखते हैं कि जो पेशेंट है वो पैर घिस के तो नहीं चल रहा, तो अगर हम बात करें कुछ लोगों के ना जूते बहुत जल्दी घिस जाते हैं, तो अगर जिन लोगों के जूते जल्दी घिस रहे हैं तो पार्किंसंस का कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता है उस चीज से, क्योंकि उनका वॉकिंग इन्वॉल्व है उसमें? बिल्कुल हो सकता है, वो और भी उसके साथ बहुत सारा चीजें होंगे, जैसे आपका वॉक स्लो हो गया है, बिल्कुल आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, आपका कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके साथ आपको यूजुअली और सिम्टम्स भी दिखेंगे। सिर्फ एक सिम्टम्स के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि वो ही चीज है। मैम, हम जितना भी डायग्नोसिस पार्ट पे अभी हमने डिस्कशन किया, फाइनल किस बेसिस पे जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो ये बताते हैं कि पर्सन को पार्किंसंस है या नहीं है? अपना जो फाइनल जजमेंट है वो किस बेसिस पे देते हैं? फाइनल जजमेंट प्राइमरी जो दिया जाता है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेस पे ही दिया जाता है। दैट इज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट टुवर्ड्स द पेशेंट। तो वही देख के हमारा मोस्टली जो है वो डायग्नोसिस दिया जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होता है ना, बस सिर्फ देखा जाता है कि पेशेंट चल कैसे रहा है, बोल कैसे रहा है, लिख कैसे रहा है, ये सारी चीजें ना? ब्लड टेस्ट सच नहीं होता, बट सीटी स्कैन, एमआरआईज ये कुछ केसेस में होते हैं। स्टार्टिंग में आपने बताया था डोपामिन के बारे में बहुत बात की कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोपामिन, तो डोपामिन के लिए भी कुछ सिटी स्कैन वगैरह होता है? ये हमारा डैट स्कैन होता है जो कराया जाता है, जो कि आपका बेसिकली डोपामिन का ही ये चीजें देखता है कि हाउ इट इज रेगुलेटिंग। ओके, सो अभी तो हमने सारा सिम्टम्स पे बात की। अगर हम एक और केस स्टडी के बारे में बात करें तो कई बार ये भी होता है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत देर में आइडेंटिफाई करते हैं लोग, डायग्नोसिस बहुत लेट होता है। ऐसे एक पेशेंट थे जिनकी एज थी 40 अबव और उनको सिम्टम्स काफ़ी टाइम से थे, लेकिन उनको 2 साल लग गए डिटेक्ट करने में। क्यों ऐसा, व्हाई इज दैट? पार्किंसंस के जो सिम्टम्स है ना, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। अच्छा, वो काफ़ी सारी बीमारियों के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि ट्रेमर्स हो रहा है, कि हाथ पैर काँप रहे हैं, व्हिच इज ड्यू टू एंजाइटी आल्सो। तो मोस्टली क्या होता है ना, बहुत बार मिस डायग्नोसिस कर दिया जाता है, उनको स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब करके उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। पर जब 2 साल बाद और सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, व्हिच इज जो एसेंशियल सिम्टम्स है वही पार्किंसंस के, तो उसके बाद इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है डायग्नोसिस में बहुत बार, कि ओवरलैपिंग सिम्टम्स की वजह से। रूरल एरियाज की आपने बात की थी, तो ऐसा भी होता है कि रूरल एरियाज में कभी डायग्नोस हो ही ना, या बहुत टाइम लगता हो डायग्नोसिस में? बिल्कुल, रूरल एरियाज में बिकॉज देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस थोड़ा सा, तो यूजुअली लोग समझते हैं नॉर्मल एजिंग है, ये तो होता ही है, सबके साथ ही हो रहा है, ये चीज़ें नॉर्मल है, तो वो आते भी नहीं है।
डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो अभी तो देयर आर ऑनलाइन एप्स जिससे आप न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ कर सकते हैं, या फिर जो आपके लोकल डॉक्टर्स हैं दे कैन ऑल्सो बी ट्रेन्ड, तो ताकि डायग्नोसिस में थोड़ा क्लैरिटी हो और अर्ली डायग्नोसिस हो पाए पेशेंट्स का। ऑल्सो मैम, जो पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं उनको अपनी डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज होती हैं उनको करने में प्रॉब्लम होती है, उनका दिन जो है एक्चुअल में कैसा दिखता है एक पार्किंसंस पेशेंट का? वो डिपेंड करता है उनका स्टेज कौन सा है। ओके। जैसे आपका स्टार्टिंग स्टेज है तो जब आप सुबह उठोगे तो हो सकता है आपका मसल स्टिफ है, मेडिसिन लेने के बाद वो दे विल गेट थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब आपका लेटर स्टेजेस आती हैं तो रोज़मर्रा के जो काम है, बटन बंद करना, ये सब करना, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। ओके। और आप डिपेंडेंसी की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हो, आपको छोटे मोटे काम के लिए डिपेंडेंसी आपकी हो जाती है अपने केयर गिवर्स के ऊपर। ओके। अभी तक तो मैम हमने सारे पार्किंसंस को समझा कि होता क्या है, उसके सिम्टम्स पे बात की, कॉजेज मेजर क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, सारी चीज़ें कवर की, डायग्नोसिस पार्ट भी हमने डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पार्किंसंस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? इंडिया में भी अब भी ना केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं। Okay. मतलब एक ग्लोबल कंसर्न हमारा बन गया है। दो रीजंस इसके हैं। फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ रही है, और पार्किंसंस हमने बात करी कि 60 से अबव होता है, तो Yes. जितना एज उतना चांसेस Yes. टू गेट इट। सेकंड इज अवेयरनेस ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा अवेयरनेस हो रहा है, उसकी वजह से डायग्नोसिस भी लोग करवा रहे हैं, जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, तो वो डायग्नोसिस भी बढ़ रहा है। Yes. तो विच इज कि अभी हमें दिख रहे हैं, होते पहले भी थे बट अभी हमें दिख रहे हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं जो आपके केसेस हैं। इंडिया में आप कह रहे हो ट्रीटमेंट की, जैसे आपने बोला, तो यूजुअली हम फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। दे विल गिव यू अ डायग्नोसिस कि क्या है। उसके बाद डिफरेंट थेरेपीज होती है विद द मेडिसिन जो आपका चल रहा है, उसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल स्पीच एंड आपका फिजियो एंड द साइकोथेरेपी। मोस्टली ये हमारा ट्रीटमेंट प्लान इसमें चलता है, ऑब्वियसली विद मेडिकेशन वाला पार्ट। मैम, आपने बात की कि मेडिकेशंस होते हैं, तो मेडिकेशंस लाइफ लॉन्ग चलते हैं पार्किंसंस पेशेंट के? यूजुअली मेडिसिन लाइफ लॉन्ग ही चलते हैं, बिकॉज हमने डिस्कस किया इसका कोई क्योर तो नहीं है कि ये मेडिसिन हम बंद कर दें, हम सिर्फ इसको मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट पार्ट तो आपका थ्रू आउट लाइफ चलेगा। यस। कभी ऐसा होता है कि अगर उनके सिम्टम्स कंट्रोल्ड हैं काफी टाइम से, जो पार्किंसंस का पेशेंट है उसके सिम्टम कंट्रोल में है, उनको लग रहा है कि अब हम इस टाइम पे आके अपनी मेडिसिन को ड्रॉप कर सकते हैं। पेशेंट भी कई बार ऐसा होता है ना कि जब सब ठीक है तो मेडिसिन नहीं लेता है, तो अगर उन्होंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया तो सिम्टम्स और आगे जाके प्रोग्रेस हो सकते हैं या ट्रिगर कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है, सिर्फ पार्किंसंस में नहीं, कोई भी आप बीमारी लोगे तो उसमें यूजुअली ना जब आपके सिम्टम्स आपको दिखता है कि अब आई एम गेटिंग बेटर, अब मैं ठीक हो रहा हूँ, तो विदाउट कंसल्टिंग एनीवन आप उसको बंद कर देते हो, बट यू विल नोटिस कि वो दोबारा फ्लेयर अप होती हैं फिर चीज़ें, बिकॉज मेडिसिन कभी भी अब्रप्टली बंद नहीं की जाती किसी भी चीज़ की। तो इसमें भी मेडिसिन खुद से तो कभी बंद नहीं करना है। इवन इफ यू वांट टू, यू विश टू, जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी स्टेप टुवर्ड्स इट, तो वो आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा आगे। मेडिसिन्स के भी क्या कोई ट्रबलिंग साइड इफेक्ट्स होते हैं? साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका नॉजिया, हैलुसिनेशंस, ये हो सकता है, बट इट कुड बी मैनेज्ड। साइड इफेक्ट्स, अगर हम साइड इफेक्ट्स की वजह से मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, वो थोड़ा दिक्कत वाला है, बिकॉज साइड इफेक्ट्स मैनेज हो सकते हैं विद प्रॉपर डोज कम ज़्यादा करके डॉक्टर वो अपने हिसाब से देखेंगे कि कैसे करना है, बट जो उसका ट्रीटमेंट है उसके कंपैरेटिवली साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है। मैम, अभी तो हमने साइड इफेक्ट्स के बारे में बात की, जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो आपका होता है दैट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर जो हमारा होता है। तो उसमें एक जो आपका डिवाइस होता है दैट इज इंसर्टेड इन योर ब्रेन एंड वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करता है जिसको आपके काम करता है ये आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये भी हम सारे केसेस में नहीं देते हैं, कुछ केसेस में ही ये दिया जाता है जहाँ पे मेडिसिन का असर बिल्कुल ख़त्म हो गया है,
अच्छा, ऐसा भी होता है कि मेडिसिन का कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है पेशेंट पे? बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मेडिसिन का इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया, हमें दिख नहीं रहा है कि मेडिसिन काम कर रही है, तब हम DBS का चूज करते हैं ऑप्शन, बट दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली कि वो उसको बहुत ऐसे दिया जा रहा है। तो एंड इसका भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, जैसे सीवियर डिप्रेशन में हम DBS नहीं देते यूजुअली। तो क्या कुछ ऐसा भी होता है कि पार्किंसंस पेशेंट के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज हों या डांस थेरेपी वगैरह भी दिया जाता है उनको? डांस थेरेपी, मूवमेंट थेरेपी, आपका बॉक्सिंग थेरेपी, ओके। ये सब किया जाता है। डांस थेरेपी की अगर हम बात करें तो वो आपका मूड पे काम करता है, मूवमेंट्स पे काम करता है, पॉजिटिव मूड भी आपका रखता है। आपने खुद भी, अगर आप को डांस पसंद है और आप स्ट्रेस्ड हो एंड आप डांस कर रहे हो, तो उसके बाद यू विल फील रिलैक्स्ड, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला थेरेपीज है, ये आपका कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, जैसे हमने बॉक्सिंग थेरेपी की बात करी, वो आपका स्टैमिना इंप्रूव करता है अलॉन्ग विद योर मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस के साथ साथ। तो दे आर साइंटिफिकली प्रूवन एक्टिविटीज जो पार्किंसंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल। मतलब वो जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उनकी बॉडी के लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल, मेंटली एंड फिजिकली जितना एक्टिव है उतना इट विल हेल्प देम टू मैनेज। मेंटली एक्टिव रहने के लिए क्या एक्टिविटीज कराई जाती है? और देर आर मेमोरी गेम्स, देर आर कॉग्निटिव स्टिमुलेशन जो हम करते हैं, सोशल एंगेजमेंट होता है, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, तो देर आर साइकोथेरेपीज, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम कर सकते हैं विद दीज पेशेंट्स। ओके, आपने ना मेमोरी गेम्स की बात की, तो पार्किंसंस ही नहीं, बाकी भी कुछ लोग होते हैं ना जिनकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं रहती, चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो उनके लिए कुछ आप 1-2 गेम सजेस्ट करेंगी ताकि वो अगर जिनका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो मेमोरी है वो थोड़ी स्ट्रांग हो सके? बेसिक गेम्स जैसे हमारे न्यूज़पेपर में बहुत सुडोकू आता है, ये गेम्स आते हैं, तो बहुत हाई फाई ऐसे कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बहुत ये आपका अटेंशन के लिए सॉर्टिंग गेम्स होते हैं, तो वो पजल्स कर सकते हैं बिल्कुल। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो विच आर फन टू डू एंड आपका मेमोरी अटेंशन भी उससे इम्प्रूव होता है। ओके, आपने बताया था कि पार्किंसंस जो है वो टाइम के साथ प्रोग्रेस करता है, मतलब बढ़ता है, तो उसके कुछ स्टेजेस भी होते हैं? स्टेजेस होते हैं, तो उसके 5 स्टेजेस हम कह सकते हैं कि है। स्टेज 1 माइल्ड होता है, जब आपका वन साइड ऑफ बॉडी थोड़ा सा इफेक्टेड है। स्टेज 2 में दोनों साइड के आपकी बॉडी इफेक्ट हो जाती है। स्टेज 3 में आपका बैलेंस प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन। 4th में आपका मोबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, और 5th जो आपका स्टेज होता है उसमें पेशेंट बेड रिडन वाला स्टेज पे आ जाता है। ओके, तो व्हील चेयर पे भी आना पड़ता है? व्हील चेयर बाउंड, बेड रिडन, लास्ट स्टेज में यूजुअली पेशेंट उस स्टेज पे आ जाते हैं। क्या कुछ ऐसा भी होता है मैम कि कुछ लोगों में जो सिम्टम्स है वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करें और कुछ में धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है? जैसे हमने बात की ना कि अर्ली ऑनसेट पार्किंसंस डिसीज भी होता है, तो उसमें यूजुअली सिम्टम्स ना धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। जब आपका एज फैक्टर, आपका एज ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा सिम्टम्स ज़्यादा प्रोग्रेस करे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, आपका कैसा रहा है, आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स तो नहीं थे, या कोई साइकियाट्रिक कोमॉर्बिडिटी तो नहीं थी, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। ओके, कई बार लोगों को ये भी लगता है कि अगर एक बार पार्किंसंस हुआ मतलब लाइफ आपकी व्हीलचेयर पे ही गुजरेगी और आपको अब जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं डे टू डे लाइफ की वो आप नहीं कर पाएंगे। ये बात कितनी सही है कि एक्चुअल में अगर एक बार पार्किंसंस हुआ तो बस व्हीलचेयर ही एक ऑप्शन है? ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ व्हीलचेयर आपका एक ऑप्शन बचा है। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। पार्किंसन का डायग्नोसिस ऐसा है बिकॉज सबको पता है कि प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, तो लोगों को लगता है कि अब तो मैं व्हील चेयर पे ही आ गया, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट 10-15 साल तक भी लोग अच्छे से अपनी फील्ड में काम करते हैं, इवन इन इंटेलेक्चुअल फील्ड्स। बस उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स चाहिए होते हैं, तो सपोर्ट के साथ साथ दे कैन एक्चुअली वर्क वेल इन देयर फील्ड। तो व्हील चेयर तो बहुत बाद का ऑप्शन है, बट उससे पहले हमने डिसाइड इतना सारा डिस्कस किया कि मैनेजमेंट भी है विच कुड डिले और सिम्टम्स, और आपका सिम्टम्स माइल्ड पे रहे काफ़ी टाइम तक। ओके मैम, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि कोई भी डिसऑर्डर हो या कोई भी बीमारी हो,
घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज इंसान ज़रूर ट्राई करता है। क्या पार्किंसंस के लिए भी कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ हैं जो लोग ट्राई करते हों या जो इफ़ेक्टिव हों? सी साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च बेस्ड अभी तक कुछ ऐसा नहीं है ओके। कि ये आपका डिसीज को क्योर कर सकता है। हम्म। इनडायरेक्टली स्ट्रेस या पेन रिलीफिंग में मे बी कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें या ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हेल्प कर सकती हैं, बट ये कभी भी आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है कोर ट्रीटमेंट उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो कभी भी आप साइड में ले रहे हो ठीक है, बट कभी भी आपको बंद नहीं करना है ओके। उसको आपका कोर ट्रीटमेंट को। तो उसके साथ साथ चले इट्स फाइन, बट इट्स नॉट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ योर कोर ट्रीटमेंट। ओके। अगर किसी को अर्ली 40s में पार्किंसंस होता है और वो ऑफिस गोइंग है या अपनी जॉब कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? वो रेस्ट लें थोड़ा या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं अपना वर्क? वो कंटिन्यू बिल्कुल कर सकते हैं, बट बस ये है कि वहाँ पर दे नीड सम एक्स्ट्रा सपोर्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी कुड वर्सन देयर सिम्पटम्स। तो दे नीड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, तो उसके बाद दे कैन वर्क अच्छे से वहाँ पर। आई थिंक डॉक्टर, जिन लोगों को जब पता चलता है कि उनको पार्किंसंस है, पेशेंट जब अवेयर हो जाता है कि हाँ मुझे पार्किंसंस है, तो कहीं ना कहीं उनका इमोशनल एक ज़रूरत होती है, उनको इमोशनल नीड होती है कि उनको कोई समझे। तो ऐसे में जो पेशेंट है उसके आसपास के जो लोग हैं उनको कैसे इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं? सी पार्किंसन का डायग्नोसिस हमने बात की कि इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर देम, क्योंकि इसका क्योर नहीं है। तो ये पेशेंट को एक्सेप्ट खुद में करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। जब उनको फर्स्ट टाइम ये बताया जाता है तो दे आर इन शॉक या दे आर इन डिनायल कि नहीं कुछ और होगा, ये तो नहीं हो सकता मेरे को, या फिर एंजाइटी में होंगे, गिल्ट में होंगे, तो वो ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच ऑफ थिंग्स। तो उसमें अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो उनको सिर्फ एक्स्ट्रा एड ऑन होगा। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं पेशेंट के साथ कि हमें ये नहीं मानना है कि वो पार्किंसन अब उसकी आइडेंटिटी बन गई है। पार्किंसन उनकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, बट उनकी आइडेंटिटी नहीं है। और जैसे मैंने बताया, उनको एक विक्टिम की तरह हमें ट्रीट नहीं करना है कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना था। सिंपैथी नहीं दिखानी है, उनको एम्पैथी से ट्रीट करना है। एंड आपको उनको ऐसा नहीं दिखाना है कि यार हमसे अलग हो और तुम्हारे लिए ये कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो जस्ट ट्रीट देम जैसे तुम हो, जैसे तुम नॉर्मली उनको पहले ट्रीट करते थे। तो दे जस्ट नीड द इंक्लूजन, उनको एक्सक्लूजन फील नहीं होना चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि वो भी ग्रुप का पार्ट हो। हाँ, जैसे वो पहले थे। जैसे पहले थे। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपने जितना इमोशनल बताया कि पेशेंट बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा से गुजरता है इस टाइम पे और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा भी होता है कि पार्किंसंस की वजह से पेशेंट स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाए? बिल्कुल, मोस्टली आप देखोगे कि 40 to 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें पार्किंसंस की वजह से डिप्रेशन हो रहा है। और 30 to 40% में पार्किंसंस के पेशेंट में एंजाइटी भी पाई जाती है। तो वो डिसऑर्डर खुद में इतनी सारी चेंजेस आपकी लाइफ में ला रहा है, तो डिप्रेशन, एंजाइटी कोई अपने साथ लेके आता है। पार्किंसंस की वजह से और भी कुछ मेडिकल कंडीशंस ट्रिगर हो सकती हैं बॉडी में? पार्किंसंस की वजह से अगर मैं साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटीज का बात करूं तो मोस्टली आपका मूड डिसऑर्डर्स जो आपके हैं वो हो सकते हैं। मतलब दे आर मोर प्रोन टू गेट दिस। तो पार्किंसंस ना सिर्फ एक नाम के अंदर काफी सारी बीमारियां हैं, तो इट्स नॉट अ सिंगल थिंग। मैम, हमने पार्किंसंस के ट्रीटमेंट पे बात की थी, बट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रह गई है कि इसमें खर्चा कितना आता है। बिकॉज इंडिया में दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि अगर कोई डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा, हम करवा भी पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। तो क्या कितना अप्रॉक्स खर्चा आता है? देखिए, पार्किंसन लाइफ लॉन्ग आपका ट्रीटमेंट इसमें चलना है और मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट चलना है। सिर्फ ये नहीं है कि मेडिकेशंस से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेडिकेशंस का अगर आप हटाएं भी तो उसके अलावा भी जो हमारा फिजियोथेरेपी सेशंस होते हैं, साइकोथेरेपी सेशंस होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 500 to 700 से मिनिमम 700 से स्टार्ट होके 1500 तक जाता है पर सेशन। तो इट्स क्वाइट और सेशन कितने दिनों में होता है? सेशंस डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द पेशेंट। अगर फर्स्ट स्टेज है और फर्स्ट स्टेज में भी हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव डेज हो रहे हैं या फिर वंस ट्वाइस इन अ वीक हो रहा है फिजियो।
तो इट डिपेंड्स कि उनको कौन से सिम्टम्स हैं, क्या हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। साइकोथेरेपी हमारा यूजुअली स्टार्टिंग में मे बी वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक हम करते हैं, बट लेटर जैसे उनका कॉग्निटिव इश्यूज बढ़ गए तो कॉग्निटिव स्टिमुलेशन एक्टिविटीज रोज होती हैं। ओके। तो बहुत सारा चीज़ें हैं इसमें। अगर आप DBS के लिए फिर आप जाते हो, Yes. वो एक्सपेंसिव है, तो कॉस्ट तो है। यस मैम, एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी ताकि जिनको ऑलरेडी पार्किंसंस है उनको पता हो कि वो कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, या कोई ऐसी अवेयरनेस के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी ताकि पार्किंसंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ सके और लोग बहुत ज़्यादा लेके कॉशियस हो सकें कि हाँ ऐसी कोई एक्चुअली में डिसऑर्डर है और हमें अब सतर्क होने की ज़रूरत है? फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपके पेरेंट्स हैं वो ओल्ड हैं और आपको ये साइंस और सिम्टम्स उनको दिख रहे हैं कि ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो उनको इग्नोर नहीं कर रहा है कि नॉर्मल एजिंग का पार्ट है। जितने भी हमने यहाँ सिम्टम्स वो करे तो उनका रेगुलर आप चेकअप कराते रहिए। रूरल एरियाज में जैसे मैंने बात करी तो वहाँ भी हमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, या तो विद द हेल्प ऑफ NGOs या फिर विद द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ताकि डायग्नोसिस हमारा अच्छे से आ सके और वहाँ पे काम हो सके। और जो केयर गिवर्स हैं हमारे, तो उनके लिए भी वो चीज़ बहुत मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड कि एक पेशेंट को पूरे टाइम देखना, उसका ध्यान रखना, तो उनके लिए एक मैसेज है कि वो अपनी भी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज अगर वो उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो वैसे भी केयर गिविंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ केयर गिवर और पेशेंट दोनों का ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है वो उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी पॉडकास्ट सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।